तो हाँ, अ, सर्वांचं स्वागत, सबका स्वागत है आबा साहेब गरवारे महाविद्यालय की तरफ से और अर्थशास्त्र विभाग की तरफ से आप सबका स्वागत है। जो अपना लेक्चर सीरीज है, आज का जो लास्ट अपना लेक्चर है और लास्ट और बेस्ट लेक्चर कहूँगा, क्योंकि आज के जो रिसोर्स पर्सन हमें मिले हैं वो डॉक्टर हेमलता मंगलानी मैम, जो कोऑर्डिनेटर भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, जो रिसर्च में अलग अलग क्षेत्र में उनका रिसर्च चल रहा है, लेकिन इस अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैम का पूरा इंट्रोड्यूस कर सकूं। मैम का मैं अपने कॉलेज की तरफ से मैं स्वागत करता हूं और उनको बोलता हूं, विनती करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन हमारे स्टूडेंट के लिए शुरू कर दीजिए। और जिनके ऑडियो वीडियो शुरू है वो जरा म्यूट करें प्लीज। मैम प्लीज। First of all, thank you sir for giving me this opportunity and बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और सारे ही स्टूडेंट्स को मेरा हेलो है and because the whole week you were going through this COVID-19 and the introduction about it. This topic is also new to me because COVID-19 is new for everyone. Everybody is doing the researches and keep on doing the researches on that. And every day we are getting new and very latest informations about it. So definitely every day it's a learning. So I'm like you all, the student of economics in this regard. Okay, so let's proceed. So we are starting with this topic, impact of COVID-19 on global economy. मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में बात करूं ज्यादा से ज्यादा। हम देख रहे हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर इस COVID-19 ने अपना प्रभाव छोड़ा है और जिसमें हमारा देश भी अब बहुत ही उच्चतर श्रेणी में शामिल हो चुका है। तो हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इट। जो कंफर्म केसेस हैं वो पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें टोटल कंफर्म डेथ्स की भी, तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कल की अगर हम भारत की स्थिति को भी देखें तो 1.7 मिलियन से केसेस ज्यादा हो चुके हैं और साथ ही हमारे डेथ्स का फिगर और रेशो भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो अगर हम आज की परिस्थिति यानी कि कल की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर हमारे जो टोटल केसेस है 5.7 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं और डेथ्स भी 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर हो चुकी है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है वैश्विक स्तर पर, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इसकी वजह से बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप म्यूट कर दें। जब आप क्वेश्चन पूछे तो प्लीज आप तब ऑन करें बिकॉज मे बी इट इज डिस्ट्रैक्टिंग समवेयर। Now, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, why did spread of coronavirus bring the global economy to the knees? ऐसा क्या हो गया कि वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था जो है वो घुटनों पे आ गई है इस COVID-19 के प्रकोप से? कैसे एक हेल्थ क्राइसिस ट्रांसलेट हो गया एक इकोनॉमिक क्राइसिस में? तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा चैलेंज है हर अर्थव्यवस्था की तरफ से और उनके सामने कि किस तरह से इससे निपटा जाए। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें, इस कर्व को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे वैश्विक स्तर पर जब जब उतार चढ़ाव आए, जब करेंसी क्राइसिस आया तब जीडीपी ग्रोथ रेट घटी। .com क्रैश आया यानी कि 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक हुआ तब भी जीडीपी ग्रोथ रेट घटी। उसके बाद अगर हम सब प्राइम क्रैश और द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें जो 2008 to 10 के बीच में आया, तब भी हमारी जीडीपी ग्रोथ घटी। लेकिन जब हम आज की स्थिति और वैश्विक परिस्थिति की बात करते हैं तो इसकी गिरने की संभावना इन सभी स्थितियों से ज्यादा बढ़कर हो सकती है, ऐसा वैश्विक अनुमान है। हम देख सकते हैं ये लाइन COVID-19 शॉक का, जो कि एक रेड लाइन है और नीचे की तरफ जा रही है और ये अनवरत जा सकती है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी अभी तक छुपी हुई है, क्योंकि हमारे पास अब भी COVID-19 को लेकर ना
चीजें हैं, ना सटीक उपाय है। हमारी कोशिशें और हमारे नए उपाय दिन ब दिन हर दिन हमको इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। तो हमारे सामने अनिश्चितता बनी हुई है और उस अनिश्चितता के चलते दिस COVID-19 शॉक में ऑल्सो decline more than the subprime cash and global financial crisis, which would be adverse to the world economy. नाउ ये क्यों चिंता का विषय है? ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब विश्व स्तर पर सभी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति समान नहीं थी, जिसमें भारत भी हमारा एक ऐसा देश था जो इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी जड़ें जमा रहा था उस दौर में भी। लेकिन इस COVID-19 शॉक के दौरान वैश्विक स्तर पर जो हमारी भी और अन्य देशों की भी स्थिति है, इवन इमर्जिंग इकोनॉमीज की भी जो स्थिति है, वो समान स्तर पर चल रही है, और जिसकी वजह से आर्थिक वैश्विक मंदी का जो दौर है, जिसका प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन अभी से शुरू हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा उच्चतर स्तर पर जा सकते हैं, ऐसा अनुमान है बहुत बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। The coronavirus could cost the global economy more than $1 trillion in lost output and a knock 1.5% in global growth in 2020. So that is the one projection जो कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स से आया है, और ये पॉसिबल है कि इतने आउटपुट का लॉस हमारे पूरे वैश्विक स्तर पर हमें भुगतना पड़े। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के प्रोजेक्शन को इन द वर्ल्ड दिस IMF और इनके प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें तो 2019 में जो IMF का प्रोजेक्शन आया था वो 5.6% था कि 2021 तक इतनी ग्रोथ जो है वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड इकोनॉमी की हो जाएगी। मार्च के शुरुआती आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि एशियन इकोनॉमीज एटलीस्ट, क्योंकि जो COVID-19 से लीस्ट इंपैक्टेड थी मार्च के शुरुआती दौर में अगर हम कहें तो 1% पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान वहां लगा लिया गया था। लेकिन अब IMF के और वर्ल्ड बैंक के अनुमानों के हिसाब से ये -1.6 और बहुत सारी इकोनॉमीज को नेगेटिव ग्रोथ की संभावना दे रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, दिस इज अ ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन इमर्जिंग इकोनॉमीज को शो कर रही है, और जो ये ब्लू लाइन है ये एडवांस्ड इकोनॉमीज को शो कर रही है। हम सब जानते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज क्या है, बिग नेशंस हमारे इमर्जिंग इकोनॉमीज में आते हैं। इसका मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज के सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तब भी थी जब 2008 और 10 के बीच की हम बात कर रहे हैं, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इंडिया, चाइना ऐसे देश ग्रो कर रहे थे, जब भी यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज जो है वो सीवियरली इससे अफेक्टेड थे। पर आज की परिस्थिति में ये दोनों ही नेशन, चाहे एडवांस कंट्री हो चाहे इमर्जिंग कंट्री हो, दोनों एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। देयर इज नो गैप। आप देखिए यहाँ गैप है, इसका मतलब इमर्जिंग कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं पहले अपने मापदंड और मानदंड स्थापित कर चुकी थी। कोई से भी क्राइसिस जो कि वर्ल्ड लेवल पर आए, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज उनको मिली है। लेकिन इस केस में ये चीज होती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ दोनों इकोनॉमीज एक साथ कन्वर्ज कर रही है। फिर भी मैं इस बात पे आऊंगी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो प्रोजेक्शन है -1% 2020 का है, जिसमें चाइना को उन्होंने एक्सक्लूड किया शुरुआती दौर में। उसका कारण ये था कि चाइना जनवरी, फैब और मार्च के दौरान सीवियरली अफेक्टेड था, तो इसीलिए -2.2% की बात बोली गई थी। लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति को देखें तो चाइना हम सबसे बेटर हो रहा है। उसने अपने मार्केट्स खोल दिए हैं, लॉकडाउन्स रिलीज कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है ग्लोबल लेवल पे, वो उसने स्टार्ट कर दिए है। एक बात यहाँ नोटिसेबल है कि जब चाइना में लॉकडाउन था तब भी वहां की फ्लाइट्स चल रही थी, तब भी वहां का ट्रेड और बिजनेस ऑन था, बिकॉज वहां सिर्फ वुहान में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। उन्होंने सिर्फ वुहान को क्लोज किया था। रिमेनिंग स्टेट जिसमें कि हुबई प्रांत की अगर हम बात करें तो चाइना ने वैश्विक स्तर में अपने व्यापार और अपने मानदंड को अनवरत जारी रखा था। ये अलग बात है कि वहां की लोकल कंपनीज और वहां का जो व्यापार और जो बिजनेस, वहां की क्रेडिबिलिटी, वो सब अफेक्ट हुई, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से गिरावट आई है उसके स्टॉक मार्केट में और उसके आंतरिक व्यापारों में और बाह्य व्यापारों में।
इमर्जिंग एशिया, जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि मार्च के शुरुआती दौर में एशिया उतना अफेक्टेड नहीं था। ये अब की बात है कि इंडिया और ब्राजील नाउ आर रिपोर्टिंग लॉट मेनी केसेस इन दिस रिगार्ड। लेकिन जो इमर्जिंग एशिया है वो कम से कम पॉजिटिव ग्रोथ को शो करता था, और अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ये पॉसिबल था क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उनके पास थी। Even with a sharp rebound in the remainder of the year, sizable fiscal support, अगर कंट्रीज को बहुत ज्यादा फिजिकल सपोर्ट भी दे दिया जाए, लाइक अवर कंट्री आल्सो हैज डन, हमारी कंट्री ने बहुत सारा फिजिकल सपोर्ट एंड मॉनेटरी सपोर्ट पॉलिसीज को स्टार्ट किया और रिलैक्सेशंस दिया, लाइक 1.70 लाख का जो बजट उन्होंने शुरुआती दौर में अनाउंस किया। फिर आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करें कि 20 लाख वाला, 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने अनाउंस किया। इतने सारे फिजिकल सपोर्ट होने के बावजूद भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का यही अनुमान है कि ये ग्रोथ 1.2% तक ही 2020 में रह पाएगी, जो कि पॉजिटिव आंकड़ा है। लेकिन इस पॉजिटिव आंकड़े को नेगेटिव में बदलने में ज्यादा देरी लगेगी क्योंकि अनिश्चितता अनवरत जारी है और उपाय अभी तक सटीक तौर पे नहीं आ रहे हैं। काफी इकोनॉमीज ऐसी हैं जिनकी फोरकास्टिंग अगर हम करें, जैसे इंडिया है तो 1.9% की पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था, जो कि अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते 0% ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो 0.5%। अदर लार्जेस्ट इकोनॉमी लाइक थाईलैंड तो नेगेटिव ग्रोथ को रिपोर्ट कर रही है, -6.7%। इसी तरह हम लैटिन अमेरिकन, बिकॉज वी ऑल नो द अमेरिकन रीजन इज सेवरली अफेक्टेड, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है वो -5.2% की ग्रोथ को रिपोर्ट कर सकती है। और ब्राजील की ग्रोथ, क्योंकि अब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो -5.3%। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो -6.6%। यूरोप की बात करें तो -5.2%। रशिया की और मिडिल ईस्ट की बात करें तो -2.8%। सऊदी अरेबिया -2.3%। इवन इन सऊदी अरेबियन नेशन दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग माइग्रेंट वर्कर्स जो कि इंडिया के हैं और अदर कंट्रीज के हैं जो वहां काम करते हैं, उनको जॉब से निकाला गया है, और जिसकी वजह से हम ग्रोथ में ट्रिमेंडस डिक्लाइन देख सकते हैं। इट मींस सभी ऑयल कंट्रीज जो हैं वहां पर ग्रोथ जो है 4% तक का डिक्लाइन रिपोर्ट हो सकता है। सब सहारन अफ्रीका में -1.6%। नाइजीरिया की बात करें तो -3.4%। साउथ अफ्रीका की बात करें तो -5.8%। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नाउ दे आर ट्रैप्ड इनटू दिस COVID-19, so they are facing a lot of problems in that, and they may report this negative growth in the future time, according to this IMF and the World Bank. So now we'll talk about the spillover to the travel industry. जब हम स्पिल ओवर की बात करते हैं, इट मींस कुछ ऐसी चीजें हैं इकोनॉमी में जो पहले से ही जिसे हम कहते हैं कमजोर जड़ें बनाए हुए हैं, और उन कमजोर जड़ों से हम फिर एक कोविड-19 के इम्पैक्ट में फंस जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो आगे तक उसके प्रभाव जो है चलते चले जाते हैं। तो जब हम स्पिल ओवर इफेक्ट की बात करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ट्रैवल और टूरिज्म जो कोविड-19 की वजह से पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। कुछ कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस टूरिज्म इंडस्ट्री, इवन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ दैट, दे मे सीवियरली गेट अफेक्टेड आउट ऑफ दिस। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि इम्पोज हुए, और सोशल डिस्टेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इंटरनल एंड आउटर बोथ साइड जब हमने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए, कई माइग्रेंट की वीजाज हमने रद्द कर दी, सस्पेंड कर दिए, वर्क वीजाज हमने रद्द कर दी, तो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म है उनका अनुमान है कि $113 बिलियन तक का लॉस जो है वैश्विक स्तर पर इसमें रिपोर्ट हो सकता है, और $200 बिलियन ग्लोबली लॉस जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को फेस करना पड़ सकता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यूएस ट्रैवल इंडस्ट्री को, जिसका लॉस जो है फोर्ब्स में स्टैटिस्टिका के अंदर इसको प्रकाशित किया गया, और जो ये बता रहा है कि $500 बिलियन अराउंड इन 2020 they might get a loss in that because of the restrictions in the travel. They might have a problem in the food and services, lodging accommodation, air transportation, and the recreation, amusement, and the retail, etc. So this whole will give this much of a loss to this particular economy. And
अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ट्रैवल इंडस्ट्री पे, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, तो इसको -46% तक के रेवेन्यू लॉस हो सकते हैं। और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को -41% तक हो सकता है, मिडिल ईस्ट को -39% हो सकता है, एशिया पैसिफिक को -32% एंड नॉर्थ अमेरिका -27% हो सकता है। एंड अगर हम इनके ओवरऑल लॉसेस को बिलियंस में काउंट करें तो एशिया पैसिफिक -88 यूएसडी बिलियन हो सकता है। सो सारे ही नेशंस जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है दिस टूरिज्म इंडस्ट्री एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, वो सिवियरली अफेक्ट हुआ है ग्लोबली, और जिसकी वजह से रेवेन्यू में ये सारी कंट्रीज का जो रेवेन्यू का स्तर है वो बहुत भारी स्तर पर गिरा है। उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन अगर हम देखें, प्रोजेक्शन है ये जो अभी के हालात है, क्योंकि अनिश्चितता बनी हुई है और ऐसी अनिश्चितता के परिस्थितिवश दिसंबर 2020 में -15% ये ग्रोथ हो सकती है, जो इसका इम्पैक्ट हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री पे हो सकता है। सो हम देख सकते हैं कि ये परिणाम सिर्फ इसलिए नहीं है, हमारे देश में अभी भी लॉकडाउन रिलीज करने के बाद फ्लाइट्स को परमिशन दी गई है, बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन को रिलीज कर दिया, फ्लाइट परमिटेड हो रही है, धीरे धीरे हो सकता है अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी बढ़ने लग जाए। लेकिन होगा क्या हम परसेप्शन चेंज कर पाएंगे, माइंडसेट चेंज कर पाएंगे, लोगों के अंदर जो भय है क्या हम उसको दूर कर पाएंगे? तो ऐसे कई सर्वे हुए हैं वैश्विक स्तर पर जिसने ये बताया है कि लोग अवॉइड करना चाहते हैं इस तरीके की टूर को और टूर एंड ट्रैवल को ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा थ्रेट और चैलेंज बना हुआ है इस इंडस्ट्री की तरफ कि ये रिकवर कैसे करेगा, और इसी वजह से -15% का ग्रोथ हो सकता है इस इंडस्ट्री का वैश्विक स्तर पर, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है इस चीज में? हम जानते हैं कि यूरोपियन सेक्टर, जो यूरोपियन यूनियन है, वो सबसे ज्यादा रिलाय करती है अपने टूरिज्म इंडस्ट्री पे, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो स्पेन जो है वो एक ऐसा देश है जिसके जीडीपी का 14.3% जो है वो हिस्सा आता है उसका सिर्फ टूरिज्म से। तो ऐसे कंट्रीज जिनके जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उसका टूरिज्म का हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी आर्थिक मंदी को रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, द इंडस्ट्रीज जो स्टेक पे आ सकती है, बिकॉज हम जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन बिकॉज अभी जो हालात है एफएमसीजी इंडस्ट्री के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और इंडस्ट्री, फार्मा एंड एफएमसीजी के अलावा कोई फ्लरिश कर सकता है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक, ये सारी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, और जिसके पीछे बहुत बड़ा रीजन सप्लाई चेन भी हो सकता है। तो टूर एंड टूरिज्म, फार्मा की मैं बात कर ही चुकी हूँ। हालांकि फार्मा के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मैं रिपोर्ट करती हूँ यहाँ पर, लेकिन हमारा कंट्री बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे डिपेंड करता है, और हम जानते हैं कि चाइना ने लॉकडाउन में लॉकडाउन रिलीज कर दिया, और दे आर स्टार्टेड देयर इंटरनेशनल ट्रेड, आल्सो द एक्सपोर्ट्स, बिकॉज इंपोर्ट्स तो वैसे ही कम करता है। लेकिन जब एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिए तो बहुत सारे कंट्रीज, इवन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, वो ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के रॉ मटेरियल पे। तो हम जब चाइना के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ऐसे में फार्मा सेक्टर के ग्रो करने में भी कहीं ना कहीं जो है ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। एंड हम जानते हैं कि चाइना से रिसेंटली हमने बहुत सारी चीजें मंगवाई, और ना ही हमने वैश्विक स्तर पर ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज ने ऑर्डर करे, लेकिन जो चाइना सप्लाई कर रहा है वो डिफेक्ट एंड बहुत ज्यादा डिफेक्टेड निकला, और कहीं ना कहीं ये जो है बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है दूसरी कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, फार्मा इंडस्ट्री को और अदर सेक्टर्स को फ्लरिश करने के लिए। सर्विस सेक्टर ने भी रिपोर्ट किया है डिक्लाइनिंग स्टेज, जो कि हम देख सकते हैं। इट्स अ डीपर इकोनॉमिक डाउनटर्न, द डीपर इकोनॉमिक डाउनटर्न इन सर्विस सेक्टर, जो कि स्ट्रक्चरल पैटर्न को चेंज कर सकता है। हम जानते हैं, अगर हम हमारी कंट्री के स्ट्रक्चरल पैटर्न की बात करें, वो पहले एग्रीकल्चर की तरफ था, लेकिन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव हुआ, लेकिन अब हम सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये स्ट्रक्चरल पैटर्न को अफेक्ट कर सकता है अगर सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा डाउनटर्न देखने को मिल गया। जब हम बात करें एक इंडस्ट्री को लेकर, तो एक हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है? उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट से, बैंक से उनको लोन्स चाहिए, लेकिन बैंक्स आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड क्योंकि उनके एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है।
हॉस्पिटैलिटी, टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में हमें पहले से ही पता है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, फियर ऑफ पीपल बहुत बड़ा थ्रेट है उनके सामने। एनपीएस क्योंकि बैंक्स के बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारी कंट्री ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया, विच इज आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, वहां पर भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। अब वो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमने बैंक्स को परमिट कर दिया 3 लाख करोड़ तक के लोन्स देने के लिए, वो भी बिना कोलैटरल के, वो भी बिना किसी तरीके के एग्रीमेंट के, जो कि एक बैंक और फिनटेक सेक्टर की बहुत बड़ी डिमांड हो सकती है। लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर को कैपिटलाइज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए और उनको फाइनेंसेस दिए जाए। लेकिन यहाँ बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर सकता है, बिकॉज अभी के जो हालात है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, एक्सेप्ट दिस एफएमसीजी, may not grow in the near future. देन अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, देन हालिंग सेक्टर की, वी ऑल नो कि ये भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। एंड देन इमरजेंसी वांट्स की भी अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं बड़ा है। एफएमसीजी सेक्टर 4.2 लाख करोड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर 2.25 लाख करोड़ जो है कोविड शॉक के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे दिस हॉस्पिटैलिटी स्पिलओवर इंडस्ट्री। हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये सब लॉक हो गए हैं, because of stay home policy, because the government restrictions imposed on them, the shop from home and the home delivery, these kind of things are affecting to it. और इसकी वजह से बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज में शटडाउन की सिचुएशंस आ गई है। यहाँ तक कि यूएस इकोनॉमी में $150 बिलियन बेल आउट जो है उसकी घोषणा करी, यानी कि एक आपातकालीन बजट था जो कि होटल इंडस्ट्री के लिए था। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, अगर हम इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं 2008 और 9 के फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ जो कि यूएस इकोनॉमी में हुआ था, उस क्राइसिस के दौरान भी होटल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी यूएस में। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वैश्विक स्तर पर होटल इंडस्ट्री कोलैप्स होती जा रही है, और इसके सामने बहुत बड़ा थ्रेट है, द फियर ऑफ दिस वायरस टिल द वैक्सीन कम्स। एंड अभी इस तरीके के माइंडसेट और थ्रेट को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री के सामने बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हुआ है। यूएस, यूके और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने तो टेम्पररी सस्पेंशन भी कर दी है इन सारे ऑपरेशंस का, और 24.3 मिलियन जॉब्स जिसकी हम बात करें, जिसका लॉस हुआ है, 3.9 मिलियन जॉब्स तो सिर्फ अकेले यूएस में गई है, जो कि एक बहुत बड़ा शॉक है आफ्टर द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दे हैड इन देयर कंट्री। हम देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर टेबल रिपोर्ट कर रही है यूरोप, यूके, लंदन एंड द पेरिस, जो कि सबसे ज्यादा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। पॉजिटिव ग्रोथ को रिपोर्ट कर रहे हैं फरवरी में, the green figures you can see the positive growth, लेकिन week on week, this is a week analysis, week on week वो लोग नेगेटिव ग्रोथ को शो कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं पेरिस ने सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ को, रेवेन्यू लॉस को यहाँ रिपोर्ट किया है। इट मींस अगर टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री कोलैप्स होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपियन कंट्रीज के होने वाला है, जिसमें पेरिस और स्पेन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। इस इंडस्ट्री में स्पेशली जॉब सबसे ज्यादा गए हैं। अगर हम लेजर हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो इस इंडस्ट्री में -459, इट मींस मोर देन 4 लाख जॉब्स का लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। यानी अगर हम कंपेयर करें पूरी इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड लेवल पर, तो सबसे ज्यादा लॉस ऑफ द जॉब्स इस सेक्टर्स के अंदर हमें दिख रहा है। इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा जो हिट मिला है कोविड-19 से, वो लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी है। हम देख सकते हैं उसका लॉस इन रेवेन्यू दैट इज एट द ग्लोबल लेवल। अब हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कैसे इकोनॉमी से रिलेटेड है। Sports is just an entertainment, but the entertainment is also related to the economy because government earns a lot of revenue out of it. जब हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे कोविड-19 के दौरान। बहुत सारे खेलों का या तो पोस्टपोन हो चुका या कैंसिलेशन हो चुका, जिसमें फुटबॉल मैच की हम बात करें
तो वो पोस्टपोन्ड हो गया। इंडिया का भी आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गया, इवन T20 पोस्टपोन्ड हो गया। ओलंपिक गेम्स की बात करें वो पोस्टपोन्ड हो गया। बेस बॉल सेगमेंट अगर हम मैक्सिको की बात करें तो वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। मेजर लीग रग्बी की बात करें वो पोस्टपोन्ड हो गया। हॉकी सेगमेंट दैट इज ऑल्सो पोस्टपोन्ड, जो कि इंग्लैंड में होने वाला था। तो ये सारे जो मैचेस हैं हम देख रहे हैं कि ये पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा है? और कुछ ऐसे भी हैं जो कैंसिल हो गए और पता नहीं है अनिश्चितकालीन कब उसको शेड्यूल किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस इकोनॉमी से कैसे जोड़ेंगे, मैं पहले आपको इस बारे में बताऊंगी। अगर हम इसके बेसिक्स में जाएं तो 3 मेन चीजें हैं जिससे इनकम मिलता है। तो पहली चीज तो ये है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो कि हम मीडिया से टाइप करते हैं, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है स्पोर्ट्स सेक्टर को और कंट्री को भी। और स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग से मिलता है। और उसके अलावा जो हम बात करें टिकटिंग एंड हॉस्पिटैलिटी या डांसिंग प्रमोशंस, ये सारी जिन चीजों की बात हम कर रहे हैं इनसे भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। अब ग्लोबल लेवल पर इसका बहुत ज्यादा जो रेवेन्यू ऑन होता था, हम देखें कितना रेवेन्यू ऑन होता था। $471 बिलियन वाज एस्टिमेटेड इन ईयर 2018, जो कि 2011 से अगर हम कंपेयर करें तो 45% का हाइक है। अगर हम आज की बात करें तो वो शायद जीरो हो सकता है। यानी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैचेस को करवाना, वो भी बिना ऑडियंस के, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी एडवर्टाइजिंग के। और अगर हम मीडिया टाइप्स की भी बात करते हैं तो आप मीडिया टाइप्स देखिए, एनबीए करंट टीवी डील है ना। अगर हम इन सारे मीडिया टाइप्स की बात करते हैं तो ये इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन मीडिया टाइप्स को भी सबसे बड़ा लॉस हुआ है। दे आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू नाउ डू इट। अब वो $24 बिलियन से $12 बिलियन तक आ गए हैं और आगे हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए। तो ये एक कंट्री के लिए, रेवेन्यू सोर्स के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कोलैप्स साबित हो सकता है अगर बहुत ही जल्दी सटीक उपाय कोविड-19 के लिए नहीं हुए तो। उसके बाद हम बात करते हैं स्पिल ओवर टू ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे वैश्विक स्तर की इकोनॉमी, इवन आंतरिक हमारे भारतीय इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये ऑयल कंट्रीज के ऊपर। हमें शायद याद होगा, कुछ साल पहले की बात है जब ऑयल प्राइस वॉर हुआ था रशिया सऊदी अरेबिया, और उस 2-3 साल पहले की बात है जब इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस कम हुए थे। सी, दिस इज वेरी रेयर फिनोमिना इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं और उसकी वजह से रिसेशन पूरे वैश्विक स्तर पर आता है, और जब ऑयल पर बैरल बढ़ जाता है तो वैश्विक स्तर पर हमेशा इन्फ्लेशन आता है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स की, आप सबने जरूर पढ़ा होगा। दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स, और इसी का सबसे बड़ा डेंजर है आज हमारे सामने। क्योंकि क्या हो रहा है, इन सारे ऑयल कंट्रीज, जितने भी ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं और जो ऑयल कंट्रीज हैं, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू स्टॉक दिस ऑयल। क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है वो पहले से प्रोजेक्टेड था 2019 से 2020 की तरफ, तो वो ऑयल को या तो नष्ट कर रहे हैं या फिर ऑयल प्राइस वॉर शुरू हो जा रहा है। तो ये दो ही ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है। यानी कि हमारी कंट्री में तो रिसेशन आ ही सकता है, पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे बृहत्तर लेवल पर रिसेशन सिर्फ इस एक कारण की वजह से आ सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज है, लाइक वेनेजुएला, अंगोला, नाइजीरिया, एक ऐसी ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं जो सिर्फ ऑयल पर ही निर्भर करती है। यानी अगर ऑयल बिकेगा तो उनकी इकोनॉमी चलेगी। अब आप बताइए कि ऐसे वैश्विक स्तर पर जब हम आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो ऑयल की डिमांड तो स्वतः ही कम हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में ऐसी कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। उनका करंट अकाउंट डेफिशिएट अगर हम बात करें वो वजन अप हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वो भी वर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंट्रीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और चैलेंज आने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तरफ। उनका डॉलर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो सकता है। ये भी बहुत रेयर फिनोमिना है, बहुत ही कम जगहों पे और कम टाइम पीरियड्स में हमने ये देखा है कि डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। इट मींस after year 2008 global financial crisis we are seeing, and we may see it this now, and the entire country जिसमें हम जानते हैं, सॉरी, the entire world, जब हम जानते हैं कि यूएस हेगमोनी है, डॉलराइजेशन है, यूरो डॉलराइजेशन है, वहां पर कहीं ना कहीं डॉलर डेप्रिशिएट होना पूरी
वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े संकट में लाके खड़ा कर सकता है। तो इन ऑयल कंट्रीज के पास, जो कि ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज है, उनके पास अब क्या दो रास्ते बचे हैं। इनके पास या तो फर्स्ट रास्ता है कि उनको जाके लोन मिले, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अदर लेंडर्स जिनके पास जाके वो लोन ले, या फिर एक नया बजट तैयार करें, अपने 2019 या 2018 के प्रोजेक्शन को एंड करके एक नए बजट की तैयारी करें। लेकिन इसके सामने भी एक बहुत बड़ा संकट है कि जो नया बजट है और जो ऑयल प्राइसेस में गिरावट है, उससे जो होने वाले लॉसेस हैं वो उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे में इन कंट्रीज के कोलैप्स होने का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। मैम मैं एक या 2 मिनट बाकी है, तो फिर से सब लोगों लॉग इन होना है। ओके 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 सर, मुझे ध्यान ही नहीं रहा टाइम का। नो प्रॉब्लम, सबको बता रहा हूँ कि सब हाँ, फिर से वही लॉगिन आईडी यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा, क्योंकि मुझे काफी बात करनी है। ओके ओके ओके। जी जी ओके। तो शैल आई कंटिन्यू जब तक? यस। हाँ, तो ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ जो है, अगर हम उसकी फोरकास्ट करें, देखिए अगस्त 19 से लेकर अगर हम मार्च 20 की बात करते हैं, तो मार्च 20 में आके ये रेड डिक्लाइनिंग स्टेज दिखा रहा है। तो ऑयल ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा अगर कम हो जाएगी तो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक मंदी है उसका उपाय कर पाना आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। हम एक ट्रग और एक मार्केट फेल्योर की सिचुएशन में भी जा सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं ओपेक कंट्रीज का प्रोडक्शन 2019 तक के प्रोजेक्शन 2020 में हमें दिख रहा है। इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद इनके स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो कंट्रीज की फेल हो गई। कईयों ने ऑयल नष्ट कर दिया, जिनके पास कैपेसिटी थी लाइक चाइना, दे हैव कैप्चर्ड इट, बट रशिया, कंट्रीज लाइक रशिया, दे हैव डिस्ट्रॉयड इट। और ऐसी परिस्थिति में ऑयल प्राइस वॉर का आना स्वाभाविक है और पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा सप्लाई शॉक वो दे सकता है। ये ऑयल प्राइस हिट 18 साल में सबसे पहली बार इतना कम हुआ है। तो हम देख सकते हैं ये और कम हो सकता है क्योंकि अनिश्चितकालीन बनी हुई है सिचुएशन, और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत डिप्रेस कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज के बारे में फिर से लॉग इन करने के बाद बात करूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो तब तक आप ब्रेक भी ले सकते हैं 1 or 2 minutes and we'll talk about this later after 2 minutes. मैम आप जब तक बात कीजिए हो जाएगा। हाँ हाँ कंटिन्यू। I thought it was डिस्कनेक्ट going to get cancelled. नहीं, डिस्कनेक्ट होने तक Fine. आप श्योर श्योर श्योर। सो अब हम बात करेंगे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब ने ऑप्टिमम करेंसी एरिया की थ्योरीज पढ़ी होगी, जिसमें एक थ्योरी है प्रोफेसर खेनान की, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन थ्योरी है। हम जब बात करते हैं कि हम बहुत ज्यादा ओपन हैं, ओके, द ओपन इकोनॉमीज, द वन वी आर मोर ओपन, तो हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ये वही स्थिति है जब हमको